सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतिविधियां। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतिविधियां। चलिए इसमें हम 78 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? देखिए क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन घुमा घुमा के देते हैं। पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? और साधारण भाषा में क्या पूछते हैं? दिन रात किसके कारण होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ घूमती है तो उसे परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रम दोनों, ये दोनों ही है, नहीं है तो ये भी नहीं है, या बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। राइट आंसर है, ये क्या पूछ रहे हैं? पश्चिम से, ये गलत है आंसर। ये सही होगा पहला। देखिए ये देखिए इतने इतने एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है? तो ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी हमारी जो है दक्षिणावर्त में घूमती है। जैसे जैसे यहाँ से ये घूमती है, ये ऐसी इस तरीके से घूमती है तो पश्चिम से पूर्व को गुणन करती है। क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर गुणन करती है। ये देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जब अपने ही अक्ष में घूमती है, जैसे यह सुई है और ये जब घूमती है तो ये अपने अक्ष पर तो घूम रही है। तो क्या ऑप्शन ए 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, ऑप्शन डी 24 घंटे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। ये देखिए पूछा गया, एसएससी सीजन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय, कितना लगता है समय? ऑप्शन ए 365.25 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 365.50 दिन, ऑप्शन डी 365.75 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 365.25 दिन समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है तो जो है क्या होगा, ये जो है 365.25 दिन पूरा करती है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है। जो ये है मेन चीज है जहाँ पर धरातल होता है उसी को धुरी कहते हैं। तो कह रहे हैं धुरी सदा झुकी रहती है, सदा झुकी रहती। तो ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.0 डिग्री पर, ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय धुरी से
24.5 डिग्री पर। ऑप्शन डी दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.50 मीटर पर, मतलब ऑप्शन डी होगा। क्योंकि हमारी पृथ्वी जब झुकी होती है तो जैसे ये मान लीजिए ये रेखा है और ये एक कर्क रेखा, ये मकर रेखा है और यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये यहाँ पर 23 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। यहाँ पर ये 23.5 डिग्री होता है। यहाँ पर भी झुकी होती है पृथ्वी 23.5 डिग्री, तो इसी को 50 मान लिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दीर्घ वृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। और क्या? हमारी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 6, अपने परिक्रमा पथ से पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? ये कितने मतलब चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब परिक्रमा करती है सूरज का तब जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से करती है। क्वेश्चन नंबर 7, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जो दूरी होती है सूर्य से उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन सी पेरिजी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अपसौर। जो हमारा सूरज होता है और ये पृथ्वी होती है, तो जैसे मान लीजिए इतनी दूरी पर है तो ये जो है उपसौर होगा, और मान लीजिए ये जो है इतनी दूरी पर आ गया तो ये अपसौर होता है। यहाँ पर अपसौर हो गया। ये 4 जुलाई को होता है और ये 3 जनवरी को होता है। क्या होता है? 3 जनवरी को होता है, ये जुलाई को होता है। जेई से दोनों चीजें शुरू हो रही हैं। देखिए ये पूछा भी गया है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब अधिकतम दूरी होती? देखिए यहाँ भी पूछ रहे हैं अधिकतम दूरी कब होती, तो मालूम हो गया आपको। ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी 22 सितंबर को, ऑप्शन डी 4 जुलाई को। राइट आंसर है 4 जुलाई को। अभी हमने बताया ना आपको 4 जुलाई को दूर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्ष पर सूर्य से न्यूनतम दूरी, वहां पर अधिकतम पूछ रहे थे, यहाँ पर जो है दूरी न्यूनतम पूछ रहे हैं, कम दूरी। तो बताया ना हमने उपसौर होती है कम। तो ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। राइट आंसर है उपसौर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जून में, ऑप्शन बी जनवरी में, ऑप्शन सी सितंबर में, ऑप्शन डी मार्च में। हमने बताया ना उपसौर होता है नजदीक होता है तो जनवरी में, और दूर होता है तो जुलाई में। तो राइट आंसर भी जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन होती है? तो ऑप्शन ए 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 3 जनवरी को, ऑप्शन सी 4 जनवरी को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। राइट आंसर है 3 जनवरी को नजदीक होती है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ये तो वैज्ञानिक थे, विज्ञान के थे। बी गैलीलियो थे, ऑप्शन सी कोपर्निकस थे, ऑप्शन डी न्यूटन थे। कौन थे? कोपर्निकस थे। इन्होंने पहले ही पता लगाया कि ग्रह गति कर रहे हैं, गति का नियम पता लगाया, और फिर इन्होंने सौर मंडल का पता लगाया।
सौरमंडल के केंद्र का पता लगाया था? इन्होंने ही लगाया था, कापरनिकस ने, सारी कापरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 13, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? अभी बताया, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो अभी बताया ना, ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पार्नी, ऑप्शन डी कापरनिकस। तो राइट आंसर है कापरनिकस ने पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14, इन निम्नलिखित में से ये किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? किसका मत था? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है वराहमिहिर। इन्होंने क्या मत पता लगाया था? निम्नलिखित में से ये किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, और उन्होंने क्या कहा था? घूमती है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? अब भूगोल शास्त्री कौन थे देखिए। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वेद भटनागर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी विष्णु देवता पापी, ऑप्शन सी भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य थे। क्या पता लगाया था? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, कौन थे? भास्कराचार्य थे। इन्होंने समय का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है। तो ऑप्शन ए चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन बी उतनी दूरी ए पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। और क्या पूछ रहे हैं? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है, इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है नहीं, क्या है? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। जो उसकी गति है पृथ्वी की, उसके त्वरण प्रदान करता है क्या? कृत्रिम उपग्रह, इसलिए वो धरती पर नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रदीप्ति का व्रत पृथ्वी को कौन से दो गोलार्धों में विभाजित करता है? हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी होती है। जैसे कभी कभी देखा होगा, ऐसे गोला होता है और यहाँ से कटी होती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, काल्पनिक रेखा 0 डिग्री पर होती है। ये जो है दो भागों में पृथ्वी बटी होती है। तो यहाँ पर उत्तरार्ध हो गया, उत्तरी हो गया, यहाँ पर दक्षिणी हो गया। तो यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी और दक्षिणी, ऑप्शन बी पृथ्वी और पश्चिमी, सारी पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन सी दिन और रात, ऑप्शन डी ग्रीष्म और शीत। आंसर है सी। क्या होगा आंसर? सी, दिन और रात होता है इसका कारण, प्रदीप्ति का कारण। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वानॉक्स सॉरी, हाँ इंग्लिश में लिखा है इक्वानॉक्स विषुव होता है। इक्वानॉक्स विषुव कब होता है? ऑप्शन ए दिन और रात बराबर होते हैं। जब विषुवत होता है तो क्या विषुव होता है, तो क्या दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन बी एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, ऑप्शन सी एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, ऑप्शन डी एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिन और रात बराबर होता है तब इक्वानॉक्स विषुव होता है। क्या होता है? दिन रात बराबर होता है
है मकर रेखा पर सीधा जो है, मकर रेखा पर सीधा जो है किरणें पड़ती है तो दिन रात बराबर होता है, इसीलिए जो है इक्वानॉक्स विषुव होता है, वहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को वो दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? जो समान दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को, तो वो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शरदकालीन विषुव कहते हैं, ऑप्शन बी खगोलीय विषुव कहते हैं, ऑप्शन सी शीतकालीन विषुव कहते हैं, ऑप्शन डी बसंतकालीन विषुव कहते हैं। 23 सितंबर कब होता है? जाड़ा होता है ना उस समय जाड़ा होता रहता है 23 सितंबर को, तो शरदकालीन विषुव कहेंगे क्योंकि उस समय सितंबर में जाड़ा होता रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दिन रात जिस कारण होते हैं वो है ऑप्शन ए भू परिभ्रमण, ऑप्शन बी भू परिक्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी 91 डिग्री पश्चिम की ओर। ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन ए भू परिभ्रमण। जो दिन रात होता है वो जो है गुणन के कारण होता है। देखिए भू परिभ्रमण कह रहे हैं मतलब गुणन होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तभी दिन रात संभव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20 नंबर 1, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है? अभी हमने समझाया आपको कि ये हमारी पृथ्वी बनी है, ये दोनों गोलार्धों में बटी है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जब जो है दिन और रात बराबर, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर कब होते हैं? ऑप्शन ए कब होते हैं? ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 21 जून एवं 23 दिसंबर को। नहीं, अभी पिछला सवाल हमारा था 23 सितंबर और मार्च 21 मार्च को क्या होता है? यहाँ पर वो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन रात उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं और 21 मार्च को, और 23 सितंबर को जो है उसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये जो मान लीजिए हमारी पृथ्वी की ये 3 रेखाएं हैं, ये मकर रेखा है, ये जो है भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, और ये जो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो हमारे भारत को बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। और क्या पूछ रहे हैं? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? तो जैसे हमारा सूर्य यहाँ पर है तो सीधे ये कर्क रेखा इस पे पड़ती है, सीधी रेखा इस पर पड़ती है, जिस कारण दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस प्रकार से होती है? देखिए दिन समय बता रहे हैं, रात्रि समय बता रहे हैं, वह क्वेश्चन वही है पर घुमा दिया है। ऑप्शन ए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन सी स्थान की अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन डी पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। ये देखिए कितना घुमा दिया। अब आप लोग ये समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। ये नत अक्ष क्या है? वही केंद्र, अपने ही केंद्र पर घूमेगी तो नत अक्ष अपने ही अक्ष पर जो है घूमेगी, तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण करना या घूर्णन करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया शैडो सबसे छोटी होती है? क्या बात पूछ रहे हैं? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया मतलब हमारी आपकी सबसे छोटी होती है? तो ऑप्शन ए मार्च 21 मार्च को, ऑप्शन बी देखिए कैसे घुमा दिया दिसंबर 25 को, ऑप्शन सी जून 22 को, ऑप्शन डी फरवरी 14 को। राइट आंसर है 22 जून को। क्या होता है हमारी छाया कब छोटी दिखाई देती है? तो 22 जून को दिखाई देती है, 22 जून को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनांत को देखा जाता है? क्या देखा जाता है? ग्रीष्म काल अयनांत को देखा जाता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 19 दिसंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। और 21 जून को क्या होता है? गर्मी होती है। गर्मी को कहते हैं ग्रीष्म काल और शीतकालीन कहते हैं सर्दी को। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनात होता को देखा जाता है? देखिए ये कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए घुमाने के लिए दे दिया जाता है, होती बात वही है। शीतकालीन मतलब सर्दियों में, तो आप जान लीजिए ये याद है अगर तो इसमें आप ढूंढ लेंगे ऑप्शन। अगर यही नहीं याद है कि जाड़ा कब होता है सर्दी गर्मी कब होती है तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 22 दिसंबर को, ऑप्शन सेकेंड देखेंगे 5 अगस्त को, ऑप्शन थर्ड देखेंगे 10 जनवरी को। तो क्या होगा देखिए ऑप्शन ए केवल फर्स्ट को, ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकेंड दोनों को, ऑप्शन सी केवल थर्ड को, ऑप्शन डी केवल सेकेंड को। राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को बहुत जाड़ा होता है तो शीतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनात को देखा जाता है? देखिए ग्रीष्म काल गर्मी आ गई, ग्रीष्म गा से गर्मी याद कर लीजिए। अब गर्मी देख लीजिए किस महीने में पड़ती है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 अगस्त को, ऑप्शन सी 18 जुलाई को, ऑप्शन डी 11 जनवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को तो यहाँ जाड़ा तो होता है, जाड़ा होता है यहाँ पर, तो ग्रीष्म वाली ये गलत दिया है आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त को, ऑप्शन बी 10 अगस्त को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को, ऑप्शन डी 21 जून को। राइट आंसर है 21 जून को। ये देखिए उलट के दे दिया है, हमको लगता है उलट के ही दे दिया है ये। चलिए राइट अगला क्वेश्चन नंबर 29, 21 जून को शीतकालीन सोलिस्टर अयनात गोलार्ध में होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिणी। राइट आंसर है दक्षिणी गोलार्ध पर। क्या होता है? शीतकालीन दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 सितंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में ये याद कर लीजिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। क्या होगा? बड़ा दिन होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? अब दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहे हैं कि छोटा दिन कब होता है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर कब होता है? ऑप्शन ए 22 नवंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 21 जून। राइट आंसर है 21 जून। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो जो है छोटा दिन होता है 21 जून को। यहाँ पर छोटा दिन 21 जून को होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन होता है? उत्तरी गोलार्ध पूछ रहे। अब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पूछ रहे, उत्तरी गोलार्ध। तो ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 जून को होता है। यहाँ पर 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए 22 नवंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 22 जून। राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जो साल भर में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी तिथि को सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 3 जनवरी को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 24 सितंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 दिसंबर को जाना जाता है सबसे लंबी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? हमारा भारत जो है ये हमारी 4 दिशाएं हैं। ये यहाँ पर पूर्व हो गया और यहाँ पर पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया और यहाँ पर जो है क्या है? उत्तर हो गया। तो हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है हमारा भारत? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी में, ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी में, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिम में, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिण में। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी में स्थित है हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी 23 जून को, ऑप्शन डी 23 अप्रैल को। राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? किस दिन होती है? ये देखिए ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी 22 सितंबर को, ऑप्शन डी 3 जनवरी को। राइट आंसर है 3 जनवरी को। हमने बताया ना ये जो है अगर नजदीक होगा तो 3 जनवरी, अगर ये सूरज और ये पृथ्वी दूर होगी तो क्या होगा? 4 जुलाई होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष या अधिवर्ष माना जाता है? लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 1300 वर्ष, ऑप्शन सी 1900 वर्ष, ऑप्शन डी 2000। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2000। लीप वर्ष वो जोड़े जाते हैं जो 6 घंटे बचते हैं वही जोड़े जाते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 40, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? जो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सांध्य प्रकाश, ऑप्शन डी उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना क्या कहलाता है? मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? कब देखा जा सकता? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। हमारा जो है ये जो भारत है तो ये आर्कटिक यहाँ पर है और ये अंटार्कटिक नीचे है, तो यहाँ सर्दी होती है ज्यादा, तभी जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्यरात्रि का सूर्य इनमें से किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी जापान से पूर्व में। राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 43, इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन एक में देखिए ग्रीष्म संक्रांत किस दिन होता है, शीत संक्रांत किस दिन होता है, और बसंत ऋतु कब होता है, शरद ऋतु कब होता है। तो हम मिला लेते हैं। ऑप्शन ए का क्या होगा? पहला होगा। ऑप्शन ए का पहला जून होगा, और बी का क्या होगा? दूसरा होगा। सी का क्या होगा? फोर्थ होगा, ये 21 मार्च होगा। सी का 21 मार्च होगा। शरद विश्वत ये जो है तीसरा होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ये वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय कौन मध्य में रहता है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अब जैसे हम लोग रहते हैं, मान लीजिए हम पृथ्वी पर रहते हैं और सूर्य ऊपर है, बीच में हम लोग क्या है? तो चंद्रमा रख लीजिए, अपने आप को चंद्रमा मान लीजिए कि चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है। सूर्य ग्रहण पूछ रहे हैं, अभी तो बताया ना, चंद्रमा आ जाता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन डी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये जब चंद्रमा जो है सूर्य हमारे ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, बीच में हम चंद्रमा मान लेते हैं अपने आप को, तब सूर्य ग्रहण होगा। यही मानकर चलिए। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन, केवल पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन तो होता है वो चंद्र ग्रहण, और अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। तो क्या होगा यहाँ? दोनों तो होगा ही नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ए केवल अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 44, खगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सपाट नहीं है, बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। मतलब उभार, कहीं कहीं पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं पर नीचा पाया जाता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेप
पथ पूर्णता वृत्ताकार नहीं होता है, मतलब जो चंद्र की रोशनी होती है बांटता है, प्रच्छेद में बांटना होता है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित होती है? देखिए सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित होती है? देखिए क्या पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 5 भागों में, ऑप्शन बी 2 भाग में, ऑप्शन सी 4 भाग में, ऑप्शन डी 3 भाग में। राइट आंसर होगा 2 भागों में बंटता है। सूर्य भी और चंद्रमा भी 2 भागों में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हीरक वलय, वलय किसको कहते हैं? जैसे शनि, हमारा शनि ग्रहण है, शनि एक ग्रह है तो उसके ये वलय होता है, उसके चक्र ये ऐसे होता है चारों तरफ, तो उसे वलय कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हीरक वलय ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? ऑप्शन ए ध्रुव ज्योति, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी तड़ेत, ऑप्शन डी सौर आंधी। क्या होता है? ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण होगा। क्या होता है? हीरक वलय ईश्वर की आंख और बेली के मन के, ये देखिए याद कर लीजिए, ईश्वर की आंख और बेली के मन के माला को कहते हैं मोती, जो होती है हीरक वलय होता है। क्वेश्चन नंबर 50, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय क्या है? एक दृश्य है, मतलब जो जिसे हम देख सकते हैं वो दृश्य है, और जिसे हम देख नहीं सकते वो अदृश्य है। ऑप्शन ए पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, ऑप्शन बी पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, ऑप्शन सी केवल पूर्णिमा पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में पर, ऑप्शन डी केवल पूर्णता पद चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल पूर्णता पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि ऑप्शन ए सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो, ऑप्शन सी सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, ऑप्शन डी उक्त में से कोई भी नहीं हो। तो क्या है? ऑप्शन ए सूर्य व चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाती है। अब हम इसे ऐसे याद कर लेते हैं कि दोनों आकाश में, चंद्रमा भी आकाश में, सूर्य भी आकाश में, और जब हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं तो क्या है, हम लोग क्या है, पृथ्वी है तो बीच में आ जाएंगे तो चंद्र ग्रहण होने लगेगा। ये ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? जो चंद्र ग्रहण के जब होता है तो कौन बीचों बीच में रहता है? मध्य का मतलब बीचों बीच, सेंटर मतलब सेंटर, ये जो है सेंटर, बीचों बीच में कौन रहता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी कोई अन्य ग्रह। राइट आंसर क्या है? देखिए चंद्र ग्रहण पूछ रहे हैं तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है। क्या है? चंद्र ग्रहण के समय जो है कौन बीचों बीच मध्य में रहता है? तो कौन रहता है? चंद्रमा रहता है बीचों बीच में, नहीं पृथ्वी रहती है। राइट आंसर है पृथ्वी रहती है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ऑप्शन ए नौ चंद्र, ऑप्शन बी अर्धचंद्र, ऑप्शन सी पूर्ण चंद्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। जब पूर्णिमा होती है तो पूर्ण चंद्रमा होता है, तभी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है।
ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी नक्षत्र दिन, ऑप्शन डी पूर्णिमा के दिन। राइट आंसर है बी सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है। जैसे हमने पढ़ाया ना कि हम लोग अपने आप को चंद्रमा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्रभा मंडल, ऑप्शन बी प्रच्छ छाया, ऑप्शन सी उपज छाया, ऑप्शन डी ब्लैक होल। तो क्या होगा? प्रच्छ छाया होगा। ये प्रच्छ छाया होगी बी, ऑप्शन बी। क्या होगा? प्रच्छ छाया। क्वेश्चन नंबर 56, अब देखिए याद कर लेते हैं सिजगी कैसे कहते हैं। सिजगी क्या है? ऑप्शन ए सिजगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना सिजगी कहलाता है। क्या कहलाता है? मान लीजिए ये सूर्य है और ये जो चंद्रमा बीच में आ गया और ये पृथ्वी है, ये सीधी रेखा में है, तो इसे क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। क्या कहेंगे? सिजगी कहेंगे। इंग्लिश में भी याद कर लीजिए और हिंदी में। ऑप्शन बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, ऑप्शन सी पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, ऑप्शन डी सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा की समकोणीय स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना, सीधी रेखा में स्थित होता है, सिजगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए युति बिंदु सिजगी संयोजन सूर्य ग्रहण का कारण है। क्या पूछ रहे हैं? नहीं है कारण ये तो। ऑप्शन बी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा है। क्या सीधी रेखा है? नहीं सीधी रेखा है। ऑप्शन सी युति बिंदु प्रतिकूलता चंद्र ग्रहण का कारण है। नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी यही आंसर होगा। युति बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तब जो है क्या होता है? युति और वियुति। क्या होता है? युति और वियुति बिंदु संयोजन होता है जब पृथ्वी निकट होती है और जब उपसौर होता है, और जब दूर होती है तो अपसौर होता है। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो याद कर लीजिए युति वियुति बिंदु संयोजन होता है। कब होता है? उपसौर 3 जनवरी को होता है। डेट भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 58, बसंत ज्वार कब आते हैं? जब आते बसंत ज्वार कब आते हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। यही राइट आंसर है। ज्वार भाटा इसी को कहते हैं, बसंत ज्वार भी इसी को कहते हैं। ऑप्शन बी सूर्य पृथ्वी से के सबसे निकट होता है। ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के साथ समकोण पर होती है। ऑप्शन ए होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, वहां पर बसंत ज्वार भी होता है। और सिजगी पढ़ाया ना, सिजगी अभी पढ़ाया कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, तो इसको क्या कहेंगे? बसंत ज्वार भी कहेंगे, इसी कारण आते हैं। और ज्वार भाटा भी इसी कारण आते हैं, और इसी को सिजगी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, लघु ज्वार भाटा कब होता है? ऑप्शन ए प्रबल, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी अत्यंत प्रबल। राइट आंसर है ऑप्शन बी दुर्बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, बृहत ज्वार भाटा मतलब बड़ा ज्वार भाटा कब आता है? ऑप्शन ए जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हैं। ऑप्शन बी जब सूर्य पृथ्वी ई तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। राइट आंसर यही है। ऑप्शन सी जब तेज हवा चलती है। ऑप्शन डी जब रात बहुत ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 61, सभी बृहत ज्वारों में से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? जब ज्वार भाटा आता है तो सबसे ऊंचा पहाड़ कौन बना देता है, यही पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, बिसुई के साथ पूर्णिमा या अमावस को, बिसुई के साथ पूर्णिमा और अमावस को। ऑप्शन बी, दक्षिण अयनांत के साथ पूर्णिमा या अमावस को। ऑप्शन सी, उत्तर अयनांत के साथ पूर्णिमा या अमावस को। ऑप्शन डी, दक्षिण अयनांत और वैसे ही उत्तर अयनांत को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस को। बृहद ज्वार से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? तो जब विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस होती है, या पूर्णिमा होती है या अमावस होती है, जब विषुव के साथ होता है तभी होती है ये सब घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 62, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। ऑप्शन डी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा? केंद्र अपकेंद्र होगा, अपकेंद्रीय होगा, सी होगा ऑप्शन। अप्रत्यक्ष उच्च, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष होता है। उच्च ज्वार मतलब बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है कब? जब पृथ्वी के अपकेंद्री बल लगता है, जब पृथ्वी अपना अपकेंद्री बल लगाती है तब क्या होता है? प्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 63, अब इसमें कथन देखते हैं, सबसे ज्यादा यही परेशान करते हैं सवाल। ज्वार भाटा चंद्रमा, ज्वार भाटा चंद्रमा और ज्वार भाटा 64, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, लघु ज्वार भाटा तब आता है, लघु ज्वार भाटा तब आती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक पंक्ति में होते हैं। बृहद ज्वार भाटा के दौरान तट के निकट तब तीव्र झंझा गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगे ज्वारीय तरंगों का कारण बन जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 2। ऑप्शन बी, केवल 1। ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना 2। आंसर होगा 1, केवल 2, ये वाला सही है। क्या है? बृहद ज्वार भाटा के दौरान तट के निकट जब तीव्र झंझा गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगे ज्वारीय तरंगों का कारण बन जाती हैं, ज्वारीय तरंगों का कारण बन। 65 देखते हैं, निम्न प्रश्नों में से दो वक्तव्य, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से चुनिए। ऑप्शन कथन देखिए, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। क्या होता है? जो है कारण देखिए, आर, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। कब होता है? तो देख लीजिए, यहाँ पर हम आंसर ही लगा लेते हैं, सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्या है? ए सही है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतम मतलब सामान्य से निम्न की ओर जाता है और निम्न से सामान्य की ओर जाता है, यही सही है, लघु ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, चंद्र समकोण स्थिति में लघु भाटा बनाता है। ऑप्शन सेकंड, चंद्र समकोण स्थिति के दौरान ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले बल एक दूसरे के पूरक होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल
केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन बी होगा केवल 1 सही है। चंद्र जो है समकोण स्थिति में लघु भाटा बनाता है, जो लघु और भाटा बनाता है। और लघु भाटा कैसे चलते हैं? सामान्य से निम्न की ओर और निम्न से उच्च की ओर चलते हैं ये ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 67, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके किनके कारण होता है? ऑप्शन ए सूर्य का गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब आंसर हम देखते हैं क्या होगा। देखिए ऑप्शन जो है डी होगा, सब सही है। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 1 और 3। तो सारे सही हैं ये क्वेश्चन। पहला भी सूर्य का गुरुत्वीय बल लगता है तब ज्वार भाटाएं उत्पन्न होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल लगता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लगता है, मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो अपकेंद्रीय बल लगता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 68, सूची फर्स्ट को सूची ए सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग सही चुनिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए देखते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से बृहद ज्वार भाटा समकोण पर है। ऑप्शन बी ये गलत है, इसको मिलाना है। अच्छा, ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल ज्वार ये होगा। ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी की समीपता अनुपम है। ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए का जो है दूसरा होगा ये सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से लघु ज्वार भाटा रेखा में है। कैसे है? रेखा में। और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल किस में है? तो बृहद ज्वार भाटा समकोण पर है। कब है? बृहद ज्वार भाटा समकोण पर है। ऑप्शन सी का 4 होगा। ये देखिए भूमि नीचे ज्वार भाटा दूरी पर है, चंद्रमा पृथ्वी के समीपता है, लेकिन भूमि नीच ज्वार भाटा दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक अप्रभुत ज्वार भाटा है। ये तीसरा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून जो होता है ये कब होता है? ऑप्शन ए एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों से 4 पूर्णिमाएं हो। ऑप्शन बी एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ऑप्शन सी एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है एक ही माह में जब 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं तो मून चंद्रमा होता है, और ये जल्दी पड़ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्या क्षेत्र के आसपास स्थित होती है। ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी अधिक ऊंचाई, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। राइट आंसर है भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण वहां की आसपास भूमि गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 71, ग्रह गति का केपलन नियम बताता है कि काला अवधि का वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है? ऑप्शन ए अर्ध दीर्घ अक्ष, ऑप्शन बी अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग, ऑप्शन सी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन, ऑप्शन डी अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी के समानुपात। ऑप्शन सी होगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन में होगा। 71 क्वेश्चन नंबर 72, मौसम बदलने का क्या कारण होता है? जो हमारा मौसम बदलता है किस कारण बदलता है? देखिए पृथ्वी की घूर्णन के कारण बदलता है। ऑप्शन ए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, चक्कर लगाना होता है। ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना
घूमना है। ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना होता है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। यही जो है आंसर, राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? ऑप्शन ए, धुरी पर 23/12 अंश का झुकाव। 12 नहीं है, यहाँ पर 12.5 होगा, ये आधा है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा होगा, गलत लिखा है। ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। ऑप्शन सी, ऊपर लिखे हुए दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, अपनी धुरी पर घूमना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है ऐसे झुकी होती है यहाँ पर, तो ये जो है ये जो है 0 डिग्री है, और ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री पर झुकी है। पृथ्वी किस पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार। लेकिन गोलाकार नहीं है, पृथ्वी हमारी अंडाकार की है, गोलाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? जो पृथ्वी पर अपना धुरी पर अवस्था बदलती है, मतलब स्थिति बदलती है, जैसे हमारी स्थिति होती है, कभी हम छोटे होते हैं, कभी हम बड़े हो जाते हैं, इसी तरीके से पृथ्वी का होता है, स्थिति होती है। ऑप्शन ए, मिलुटिन मिलन कोलिच। ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने कहा था। ऑप्शन सी, जॉर्ज सिम्पसन कहा था। ऑप्शन डी, टीसी चैम्बरलिन ने कहा था। किसने कहा था? ये जो है ये कहा था कि पृथ्वी पर का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। ऑप्शन ए, मिलुटिन मिलन कोलिच ने कहा था। किसने कहा था? कोलिच ने। 70 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 76। निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, ये बताने के लिए कि सूर्य के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। ऑप्शन बी, दूरबीन के आविष्कार के लिए। ऑप्शन सी, कैलकुलस की खोज के लिए। ऑप्शन डी, मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सूरज है और ये हमारे ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं, और एक ग्रह जो है प्लेटो जो है टूट गया था 24 अगस्त 2006 को टूट गया था, तो उसकी गणना अब भारत में नहीं की, विश्व में नहीं की जाती है। तो देखिए, ये इन्होंने कहा था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर ये ग्रह लगाते हैं। किसने कहा था? ए, ये बताने के लिए निकोलस कोपरनिकस जो है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं कर दिया। ऑप्शन ए, पृथ्वी की गुणन अक्ष की तिर्यकता झुकाव। पृथ्वी तो तिर्यक झुकी ही है। ऑप्शन बी, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय मार्ग। ऑप्शन सी, विषुव अयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति। विषुव होता है तो ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण, मतलब ऑप्शन डी होगा, सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण होगा ये। क्वेश्चन नंबर 78। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। जो पृथ्वी है अपनी ही कक्षा में
44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? ये देखिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। ऑप्शन सी, संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है। ऑप्शन डी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। राइट आंसर है डी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की ओर खींचता है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।